बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी ननद को तीज नहीं जाएगी? नहीं माँ जी, हमारा बजट नहीं बनता है। हमारे भी खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, ऊपर से पापा जी की दवाइयों के खर्चे अलग से। उसमें ये तीज का सिंधारा, ये सब नहीं हो पाएगा। और वैसे भी आपने ही तो कहा था ना कि एक समय के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। तो अब ऐसा समझिए कि आपकी बेटियों का तीज आज से बंद हो गया है। हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे भी बच्चे हैं, हमें उनको भी देखना है। बहू की दो टूक सुनकर आंखों में आंसू लिए कमला जी अपने पति विनोद जी के पास जाती हैं। विनोद जी बेचारे ऐसे ही 6 महीने से बेड पर पड़े हुए थे। जब विनोद जी कमला जी को रोते हुए देखें तो बोले, क्या हुआ कमला, तुम रो क्यों रही हो? तो क्या करूं, किस्मत पर रो रही हूं। आज बहू ने ऐसा पलट के जवाब दिया जिसका मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। बहू की इतनी हिम्मत, वो पलट के मुझे जवाब देने लगी है। आने दो शाम को मेरे बेटे को, अच्छे से खबर दिलाती हूँ मैं, कहते हुए कमला जी ने खुद को थोड़ी सी तसल्ली दी। शाम को जैसे ही राघव घर आता है, राघव को देखते ही कमला जी रोना सा मुंह बनाकर कहती हैं, बेटा पता है तुम्हें आज अंजलि ने क्या कहा? क्या कहा माँ? यही कहा बेटा कि आज के बाद तुम्हारी बहनों का तीज नहीं जाएगा। आज के बाद उनका तीज, उनका सगुन सब कुछ बंद। कहते हुए कमला जी रोने लगती हैं। तो राघव कहता है, ठीक ही तो कहा अंजलि ने माँ, इसमें गलत क्या है, हमारे भी खर्चे हैं। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी बहन है, इंतजार में होगी कि कब उसके मायके से उसका तीज आएगा, और तुम दोनों जवाब दे रहे हो। अब तक तुम्हारे पापा सही सलामत रहते तो कब का उसको तीज पहुंचा के आ चुके होते। आज जब तुम्हारे ऊपर आया तो तुम टाल रहे हो। कैसे भाई हो, अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं रह गई? माँ, अब चाहे बहन की फिक्र कर लूँ या चाहे परिवार की कर लूँ, तीज पर भी दो, राखी पर भी दो, मैं इतना कहाँ से ला पाऊंगा? अकेले कमाने वाला हूँ, कितना करूँ मैं? कहते हुए राघव भी चला जाता है। बहू बेटे दोनों की ना सुनकर कमला जी विनोद जी के पास जाकर रोते हुए कहती हैं, सुन लिया आपने? सुन लिया ना, कैसे दो टूक सा जवाब देकर जा रहा है। जो जवाब उसकी बीवी ने दिया है, ये तो उससे भी बड़ा जवाब देकर जा रहा है। अरे वो तो पराये घर से आई है, लेकिन ये तो अपना था, अपना भाई है, कैसे बहन के साथ ऐसे कर सकता है? चुड़ैल ने मेरे बेटे पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, पूरी तरह से अपने बस में कर रखा है। जरा भी उसे अपनी बहन की फिक्र नहीं रह गई। विनोद जी लगातार कमला जी को देखे जा रहे थे। कमला जी चीखते हुए कहती हैं, अब टुकुर टुकुर मुझे क्या देख रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं अपने बेटे को? क्या कहूँ कमला, जैसा उसकी पत्नी कहेगी वो तो वैसा ही करेगा ना। क्या कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते हो? बेटा है आपका, ऐसे कैसे हम उसे अपनी मनमानी करने दे सकते हैं कि उसे अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं है? सारा किया कराया उस चुड़ैल का है। नहीं कमला, बहू तो वही कर रही है जो इस घर में होता आ रहा है। पति की बातें सुन हैरानी से कमला जी विनोद जी को देखने लगती हैं। मतलब क्या है आपके कहने का? क्या होता आया है इस घर में? बड़ी जल्दी भूल गई कमला तुम भूल गई कि कैसे तुमने भी आते ही अपनी ननद का तीज छुड़वा दिया था। अपने आने के बाद तुमने एक बार भी उनको तीज का सिंधारा नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें एक दो बार बोला भी तो तुमने साफ साफ बोल दिया कि अब मैं अपने बच्चों को देखूं कि तीज भेजूं। ये सब सगुन जब तक माँ बाप होते हैं तब तक ही चलता है, भाई भाभी के भरोसे ये सब चीज़ नहीं चल सकता। तुम्ही ने कहा था ना मुझसे। तो आज वही काम तो बहू भी कर रही है, तो फिर बहू गलत कैसे है? अरे तो आपके माँ बाप नहीं थे, अभी सब कुछ हमारे ऊपर था, लेकिन अब तो हम दोनों हैं ना कमला। हम दोनों का रहना ना रहना बराबर है। क्या करता हूँ मैं? दिन भर बेड पर पड़े पड़े महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहा हूँ, फल खाता हूँ, दूध पीता हूँ। किसके पैसे से? बेटे के ही पैसे से ना। एक कमाई भी रह गई है मेरी। हमारा होना ना होना बराबर है। हम खुद बेटे बहू के भरोसे पल रहे हैं, तो तुम अपनी मनमानी कैसे कर सकती हो? और रही बात बहू की, तो जब तुम अपनी नज़रों में गलत नहीं थी तो बहू भी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि आज वही सब कुछ दोहराया जा रहा है जो 50 साल पहले इस घर में हुआ था। इसलिए तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, और जितना बुरा तुम्हें अपनी बेटियों के लिए लग रहा है उतनी ही तकलीफ तो मेरी बहनों को भी हुई थी ना,
जब तुमने मेरी बहनों को बिल्कुल ही छोड़ दिया था? तो फिर आज अपनी बेटियों के लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो? रहने दो, बेटे ने जैसा देखा है वैसा ही करेगा। पति की बातें सुन कमला जी चुप हो जाती हैं। सही तो कह रहे थे विनोद जी। जब शुरू में कमला जी इस घर में आई थी, सास ससुर के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी नंदों को तीज का सिंधारा बंद करवा दिया था। यहाँ तक कि आए दिन विनोद जी से झगड़ा कर करके उनकी राखी पे आना जाना यानी कि राखी भी बंद करवा दी थी। विनोद जी बहुत कम बहनों के घर जाने लगे, जिसके चलते उनकी बहनों का भी लगभग मायके आना बंद हो गया था। तो अब जब वही सब कुछ बहू कर रही है तो कमला जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि आज बात उनकी ननद की नहीं, उनकी बेटियों की है। कमला जी को अपने किए का पछतावा होने लगा था। उन्हें लगा उनकी करने का फल उनकी बेटियों को मिल रहा है। बड़ी देर तक बैठी वो रोती रहीं, बहू को कोसती रहीं। असल में एक दिन अंजलि ने राघव की बुआ को फोन किया था हाल चाल जानने के लिए। बातों ही बातों में बुआ का दर्द झलक आया था। मायके से फोन आया देख उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। रोते हुए उन्होंने कहा था, बहू आज तुमने कैसे याद कर लिया? मुझे तो फोन देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन क्यों बुआ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ जी से आपकी बातें नहीं होती क्या? कहाँ बहू, जब से तेरी सास आई है तब से तो मेरा मायका ही छूट गया है। उसके आते ही तो मैं मायके को भूल बैठी थी ना। ना कभी फोन, न आना न जाना, न हाल चाल, तीज त्योहार, राखी, कुछ भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया है। पहले तो मैं फ़ोन भी कर लेती थी तो भी वो बिना मन से ही बातें करती थी, इसलिए धीरे धीरे मैंने फ़ोन करना भी बंद कर दिया। मैं तो अपने दिल से मान चुकी थी कि मेरा मायका ख़त्म हो गया है, लेकिन आज तुमने फ़ोन करके फिर से उम्मीद जगा दी है। बहू, मायके का मोह तो मरते दम तक नहीं छूटता है, लेकिन अपने आप को पत्थर दिल करके मजबूरी में मुझे रहना ही था। बुआ सास की बातें सुन अंजलि को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की हरकतों पर भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए अंजलि ने जानबूझकर कमला जी को सबक सिखाने के लिए नंदों को तीज का सिंधारा नहीं भेजा, ताकि कमला जी को बेटी की तड़प महसूस हो सके। और वही तड़प आज कमला जी महसूस कर रही थी। बहू को हजार गालियां दे रही थी। आज उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हो रहा था और बैठे बैठे पति के सामने आंसू बहाए जा रही थी। काफ़ी देर तक रोने के बाद फिर कुछ सोचते हुए वो अपनी अलमारी से एक छोटी सी कान की झुमकी निकालती हैं और विनोद जी को दिखाते हुए कहती हैं, देखिए, अगर आप कहें तो मैं इसे बेचकर अपनी बेटियों के लिए और आपकी बहनों के लिए भी साड़ियाँ खरीद लाती हूँ। देर से ही सही, कम से कम अब तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है। तो मैं इस बार बेटी के साथ साथ ननद को भी तीज भेज देती हूँ। कमला जी की बातें सुन मुस्कुराने लगे थे विनोद जी। कमला जी तुरंत ही मार्केट निकल जाती हैं। बेटी के साथ साथ ननद के लिए भी अच्छी साड़ियाँ लेकर आती हैं। साड़ियाँ देख बहू भी आ जाती है और कहती है, माँ जी, इतनी सारी साड़ियाँ कहाँ से लेके आई आप? देख बहू, ना ये तुम्हारे पैसों का है ना तुम्हारे पति के पैसों का है, ये सब मेरे पैसों का है, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और ननद को देख सकती हूँ, तुम्हें तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना परिवार संभालो। इतना सुनते ही विनोद जी हंसते हुए कहते हैं, राघव, ले जा भाई, तेरी माँ ने सारा सामान ला दिया, ले जा, अपनी बुआ को और बहनों को पहुँचा के आ जा। जैसे ही राघव सामान उठाने लगा, कमला जी ने उसे मना कर दिया, नहीं बेटा, रहने दे, मैं खुद व्यवस्था कर लूँगी और अपनी ननद के पास सामान मैं खुद ही लेकर जाऊँगी। मुझे अपने किए की माफ़ी भी तो मांगनी है। तुम रहने दो, तुम लोग अपना घर देखो। इतना सुनते ही विनोद जी, राघव और अंजलि तीनों ही हंसने लगते हैं। तो विनोद जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, बस करो, अब रहने दो, अब आगे का सारा काम बेटा संभाल लेगा। नहीं जी, मैं खुद करूँगी। जब मैं अपने गहने बेचकर सामान ला सकती हूँ तो मैं सामान पहुँचा भी सकती हूँ। तभी अंजलि आगे बढ़ते हुए कमला जी के हाथ पर उनकी झुमकी रखते हुए कहती है, माँ जी, ये रही आपकी अमानत, और ये सब नाटक बस आपको सही रास्ते पर लाने के लिए हो रहा था, क्योंकि आज आपको दीदी की तकलीफ समझ में आई थी। वैसी ही तकलीफ बुआ जी को भी हो रही थी जब आपने उन्हें छोड़ दिया था। कुछ दिन पहले ही मैंने
जब बुआ जी को फ़ोन किया वो बहुत रो रही थी। माँ जी, मायका ऐसी चीज़ होती है कि मरते दम तक उसका मुंह ख़त्म नहीं होता है। आपके एक फ़ोन पर बुआ जी अपने सारे गिले शिकवे भूल जाएंगी। आपके एक बुलावे पर खुद दौड़ी आएंगी। बस थोड़ा सा प्यार और इज्जत उन्हें चाहिए। हाँ बहू, तुमने ठीक कहा। मैं जा रही हूँ। मैं खुद सामान लेकर जाऊंगी जीजी के पास और उनसे माफ़ी मांगूंगी। साथ ही साथ राखी पर आने के लिए भी बोल दूंगी। कमला जी की बातें सुन सबके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान दे गई थी। दोस्तों, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो।